नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित स्क्रू थ्रेड के एलिमेंट्स तथा प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड के बारे में कि स्क्रू थ्रेड क्या होता है। स्क्रू थ्रेड समान सेक्शन वाला रिज होता है जो बेलनाकार बॉडी की सतह पर हेलिकल बना होता है। कैसा बना होता है? हेलिकल। एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड बेलनाकार पार्ट की बाहरी सतह पर बनी होती है। उदाहरण जैसे बोल्ट स्क्रू हम देखते हैं डेली लाइफ में, तो जो बोल्ट होते हैं, स्क्रू होते हैं, उसमें क्या है? एक्सटर्नल थ्रू थ्रेड कटे होते हैं। इंटरनल स्क्रू थ्रेड खोखले बेलनाकार पार्ट की आंतरिक सतह पर बनाई जाती हैं। इंटरनल स्क्रू थ्रेड कैसे बनाते हैं? पहले एक बेलनाकार पार्ट लेते हैं हम, फिर उसमें ड्रिलिंग करते हैं, फिर बोरिंग करते हैं, उसके बाद उस पर इंटरनल स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। उदाहरण जैसे हम देखते हैं, नट जो होते हैं उनमें क्या है? इंटरनल स्क्रू थ्रेड कटे होते हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग उपयोग के लिए बाहरी तथा आंतरिक थ्रेड एक साथ असेंबल की जाती हैं। जैसे हम देखते हैं वर्कशॉप में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, तो जब हम उनके पार्ट्स खोलते हैं, असेंबल करते हैं, तो वहां पर बाहरी तथा आंतरिक थ्रेड का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड के उपयोग क्या क्या होते हैं। पहला है पुर्जों की आवश्यकता पड़ने पर एक साथ जोड़ने तथा अलग अलग करने के लिए। ठीक है, जब हम पुर्जों को एक साथ जोड़ना है या अलग करना है तो हम स्क्रू थ्रेड का उपयोग करते हैं। गति परिवर्तन करने के लिए, अगर हमें गति बढ़ानी है या गति घटानी है तो भी हम स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तीसरा है शुद्ध माप लेने के लिए, अगर हमें शुद्ध माप की आवश्यकता है तब भी हम स्क्रू थ्रेड का उपयोग करते हैं। चौथा है भार उठाने के लिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा मैं। जैसे हम किसी फोर व्हीलर गाड़ी से जा रहे होते हैं, रास्ते में उसका टायर पंचर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसके टायर को स्क्रू थ्रेड जो प्रयोग होता है उसमें स्क्रू जैक की सहायता से उसको उठाते हैं, फिर हम उसमें टायर चेंज करते हैं। तो वहां हम स्क्रू थ्रेड के माध्यम से स्क्रू जैक के द्वारा टायर को ऊपर उठा पाते हैं, उस गाड़ी के भार को उठा पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला है क्रेस्ट, दूसरा है रूट, तीसरा है फ्लैंक, चौथा है थ्रेड कोण, पांचवा है डेप्थ, छठा है मेजर व्यास, सातवां है मानर व्यास, आठवां है पिच व्यास, नौवां है पिच, 10वां है लीड, 11वां है हेलिक्स कोण। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्रेस्ट क्या होती है? यह थ्रेड की दो साइड को जोड़ने वाली ऊपरी सतह है। कौन सी ऊपरी सतह? रूट, यह थ्रेड की दो आसन्न भुजाओं को जोड़ने वाली निचली सतह है। कौन सी? निचली सतह। फ्लैंक क्या होती है? रूट तथा क्रेस्ट को जोड़ने वाली सतह फ्लैंक कहलाती है। उसके बाद थ्रेड कोण क्या होता है? आसन्न थ्रेड के फ्लैंक के मध्य का अंतर्गत कोण थ्रेड कोण कहलाता है। उसके बाद डेप्थ क्या होती है? थ्रेड के रूट तथा क्रेस्ट की लंबवत दूरी थ्रेड की गहराई कहलाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर व्यास क्या होता है। बाहरी थ्रेड के केस में यह ब्लैंक का वह व्यास है
जिस पर थ्रेड काटी जाती है, तथा आंतरिक थ्रेड के केस में थ्रेड काटने के बाद यह सबसे बड़ा व्यास है। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइनर व्यास क्या होता है। बाहरी थ्रेड के लिए माइनर व्यास पूरी थ्रेड काटने के बाद सबसे छोटा व्यास कहलाता है। आंतरिक थ्रेड के केस में यह थ्रेड बनाने के लिए ड्रिल किए गए होल का व्यास है, जिसे माइनर व्यास कहते हैं। पिच व्यास, यह स्क्रू थ्रेड पर एक काल्पनिक व्यास होता है। पिच क्या होती है? यह थ्रेड के एक बिंदु से आसन्न थ्रेड के संगत बिंदु तक की अक्ष के समांतर मापी गई दूरी है। उसके बाद लीड क्या होती है? एक पूरे परिक्रमा में थ्रेड वाले कंपोनेंट मैपिंग कंपोनेंट के साथ चली गई दूरी लीड कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे एक बोल्ट पर जब नट टाइट करते हैं, तो जब नट बोल्ट पर 360 रिवॉल्यूशन पूरा करता है, तो बोल्ट पर कितना आगे बढ़ा, वो क्या कहलाती है? लीड कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे हेलिक्स कोण क्या होता है। काल्पनिक लंबवत रेखा से थ्रेड के झुकाव का कोण हेलिक्स कोण कहलाता है। स्क्रू थ्रेड के एलिमेंट्स का चित्र। अब तक जो भी हमने स्क्रू थ्रेड के एलिमेंट्स पढ़े हैं, और चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होती है? दो थ्रेड की पास वाले जो थ्रेड होते हैं उनको बाहरी सतह, उनको जोड़ने वाली कौन सी है? बाहरी सतह है। और रूट क्या है? दो थ्रेड आसन्न थ्रेड को जोड़ने वाली अंदरूनी सतह। ये अंदरूनी सतह, इसलिए हम रूट कहते हैं इसको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फ्लैंक। फ्लैंक क्या है? ये क्रेस्ट है, ये रूट है, तो इसको जोड़ने वाली ये क्या है? फ्लैंक कहलाती है। थ्रेड एंगल, दो पास वाले जो थ्रेड हैं इनको जोड़ने वालों को क्या कहते हैं? थ्रेड एंगल कहते हैं। उसके बाद पिच। पिच क्या होती है? एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, इनके लंबवत दूरी जो होगी यहां से यहां तक की, उसको क्या कहेंगे? पिच कहते हैं। उसके बाद हेलिक्स एंगल, जो ये थ्रेड है इसका झुकाव, इसके झुकाव का जो कोण है उसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक क्या है? माइनर डायमीटर है। ये सबसे ऊपर ऊपर इसका ऊपरी हिस्सा, इसका ये हिस्सा क्या है? ये मेजर डायमीटर कहलाता है। ये यहाँ से और यहाँ तक क्या है? ये पिच डायमीटर। पिच डायमीटर मैंने बताया था कि क्या होता है? काल्पनिक व्यास होता है। मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर को हम सीधे डायरेक्ट तरीके से मेजर कर सकते हैं, लेकिन पिच डायमीटर को मेजर नहीं कर सकते सीधे तौर पर। लेकिन पिच डायमीटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम सीधे तौर पर मेजर डायमीटर को मेजर करेंगे। उसमें से जो सिंगल डेप्थ होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको अब अगर हम मेजर डायमीटर से घटा दें तो हमारा पिच डायमीटर निकल आता है। अब हम पढ़ेंगे थ्रेड का उत्पादन निम्न घटकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से घटक हैं? पहला है कंपोनेंट की संख्या तथा प्रकार पर। हमें कितने कंपोनेंट की संख्या का निर्माण करना है, प्रोडक्शन करना है, किस तरह के जटिल या कम जटिल का निर्माण करना है, तो इस पर निर्भर करता है। उसके बाद थ्रेड की शुद्धता पर, हमें कितनी एक्यूरेसी और प्रिसिशन और शुद्धता के थ्रेड की आवश्यकता है, उसके आधार पर भी थ्रेड का उत्पादन निर्भर करता है। उसके बाद तीसरा है मशीन टूल की उपलब्धता पर। हमारे पास किस तरह के मशीन टूल उपलब्ध हैं? सिंगल पॉइंट टूल है, मल्टी पॉइंट टूल है, ग्राइंडर है, थ्रेड मिलिंग है, आदि मशीन टूल
की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। उसके बाद है कारीगर की कुशलता पर। कारीगर कुशल हैं, अकुशल हैं, अर्धकुशल हैं, इन पर भी थ्रेड का उत्पादन निर्भर करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेड बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। टैप और डाई द्वारा, लेथ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल द्वारा, थ्रेड रोलिंग द्वारा, थ्रेड मिलिंग द्वारा, थ्रेड ग्राइंडिंग द्वारा, थ्रेड कास्टिंग द्वारा। अब हम पढ़ेंगे टैप और डाई के द्वारा कैसे थ्रेड काटे जाते हैं। सामान्य उपयोग वाले बोल्ट तथा नट में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, टैप और डाई कहाँ उपयोग किए जाते हैं? सामान्य उपयोग वाले बोल्ट तथा नट में। टैप का प्रयोग आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टैप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए। डाई का प्रयोग बाहरी थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। डाई का प्रयोग बाहरी थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टैप का आंतरिक थ्रेड के लिए और डाई का प्रयोग कहाँ? बाहरी थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। टैप और डाई का प्रयोग केवल मानक की वी थ्रेड कोर्स तथा फाइन पिच को बनाने के लिए किया जाता है। लेथ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा, लेथ मशीन पर क्विक चेंज गियर बॉक्स को पिच व लीड के अनुसार सेट करके जिस प्रकार थ्रेड काटनी हो उसी तरह का सेट करके भिन्न भिन्न प्रकार की थ्रेड्स काटी जाती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है जब लेथ मशीन पर थ्रेड काटते हैं तो किस पिच की काटनी है, किस लीड की काटनी है, तो वो हमें पहले लेथ मशीन पर सेट करना होता है। उसके बाद हम थ्रेड्स काटते हैं, जैसे वी थ्रेड्स, स्क्वायर, एक्मे तथा वॉर्म थ्रेड। अब हम पढ़ेंगे चेजर। चेजर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसके द्वारा बाहरी वी थ्रेड काटी जाती हैं। हैंड चेजर का उपयोग थ्रेड को फिनिश करने के लिए किया जाता है। मशीन चेजर का उपयोग थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, हैंड चेजर का उपयोग थ्रेड को फिनिश करने के लिए और मशीन चेजर का उपयोग थ्रेड काटने के लिए। ये चित्र दिया गया है चेजर का, ये हमारा जॉब है, इसको हम इससे प्रेशर करके चेजर के द्वारा हम जिस तरह का हमें रिक्वायर्ड थ्रेड होती है वो हम काटते हैं। उसके बाद है थ्रेड रोलिंग। इसका उपयोग बहु उत्पादन में होता है। इस विधि में थ्रेड काटी नहीं जाती हैं और चिप्स नहीं निकलते। ठीक है, इसमें थ्रेड काटी नहीं जाती और चिप्स नहीं निकलते। थ्रेड रोलिंग द्वारा बनाई जाती है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा जॉब है और ये रोलर है, तो इनको प्रेशराइज करके दबाव लगाकर जो भी हमें रिक्वायर्ड थ्रेड होती है वो हम इससे काट रहे हैं। थ्रेड मिलिंग। इस विधि में थ्रेड मिलिंग कटर द्वारा बनाई जाती हैं। यह क्रिया विशेष थ्रेड मिलिंग पर की जाती है। परिशुद्ध आंतरिक थ्रेड भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये क्या हुआ हमारे पास, आंतरिक थ्रेड इस पे काटी जा रही हैं थ्रेड रोलिंग द्वारा।
थ्रेड ग्राइंडिंग, इस विधि से थ्रेड काटने के लिए विशेष प्रकार की ग्राइंडर मशीन उपयोग में लाई जाती हैं। इस विधि द्वारा आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार की थ्रेड काटी जाती है। ठीक है, हम ये दायना थ्रेड ग्राइंडिंग के द्वारा आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार की थ्रेड काटी जा सकती है। हम पढ़ेंगे थ्रेड कास्टिंग। कास्टिंग द्वारा रुच थ्रेड बनाई जा सकती हैं। इन थ्रेड को डाई कास्टिंग अथवा प्लास्टिक सांचे से बनाया जाता है। अधिकांशतः अधात्विक जॉब पर इस विधि द्वारा थ्रेड बनाई जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि थ्रेड कास्टिंग के द्वारा अधिकतर अधात्विक जॉब पर थ्रेड बनाई जाती है। ये चित्र दिया गया है। इसमें क्या होता है, जिस तरह की हमें थ्रेड रिक्वायर्ड होती हैं उस तरह की पहले हम डाई का निर्माण करते हैं। ये हमारा जॉब है। फिर इस जॉब पर इन डाइयों को दबाव लगाया जाता है, तो इससे जो हमें रिक्वायर्ड है थ्रेड चाहिए होती है वो बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड के प्रकार तथा उपयोग। स्क्रू थ्रेड को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। ए वी थ्रेड्स, बी स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए वी थ्रेड्स। जो चूड़ियां अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की होती हैं उन्हें वी थ्रेड्स कहते हैं। ये चूड़ियां प्रायः स्टैंडर्ड साइज में पाई जाती हैं जो कि निम्नलिखित होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क थ्रेड। ये चूड़ियां स्टैंडर्ड साइज की होती हैं। वर्कशॉप में प्रायः इस प्रकार की चूड़ियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इन चूड़ियों का प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे नट बोल्ट इत्यादि। इनका कोण 55 डिग्री और पिच 1/, नंबर ऑफ टीपीआई होती है। यहाँ पर टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड्स पर इंच। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन चूड़ियों का कोण कितना होता है, 55 डिग्री। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ये चूड़ियां ऊपर वाली चूड़ियों के समान होती हैं, केवल इनका पिच फाइन होता है। जो ऊपर वाली चूड़ी होती है इनके पिच फाइन होता है। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग प्राय वहां किया जाता है जहां पर अधिक कंपन होने की संभावना हो। इनका कोण 55 डिग्री होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये चूड़ियां ऊपर वाली चूड़ियों के समान होती हैं, परंतु इनका पिच अधिक फाइन होता है। ठीक है, ऊपर वाली जो चूड़ियों की अपेक्षा इनका पिच अधिक फाइन होता है। इस प्रकार की चूड़ियां प्रायः पानी, गैस या स्टीम के पाइपों पर काटी जाती है। इनका कोण 55 डिग्री होता है। पिच 1/, नंबर ऑफ टीपीआई होती है। गहराई 0.6403 पी होती है। त्रिज्या 0.1373 पी होती है। पी यहाँ पे क्या है, पिच होती है।
ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये बहुत बारीक चूड़ियां होती हैं जो कि छोटे साइज के पेचों पर काटी जाती हैं। इनका साइज नंबर में पाया जाता है। जैसे ये चूड़ियां 0 से 25 नंबर तक होती हैं, परंतु वर्कशॉप में 0 से 10 नंबर तक की BA मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ियां अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग रेडियो, घड़ियों, कैमरों, टेलीफोनों इत्यादि में किया जाता है। इनका कोण 47.5 डिग्री होता है। पिच 1/, नंबर ऑफ TPI होती है। गहराई 0.6 P होती है। त्रिज्या 2 गुणा P/11 होती है। शार्प V ग्रेड। ये चूड़ियां V आकार की बनी होती हैं, जिनके रूट और क्रेस्ट बहुत ही शार्प होते हैं। ये चूड़ियां प्राय घड़ी के छोटे छोटे पेचों पर पाई जाती हैं। इनका कोण 60 डिग्री और गहराई 0.866 P होती है। अमेरिकन नेशनल थ्रेड। ये चूड़ियां प्राय अमेरिकन मशीनों में पाई जाती हैं। ये कोर्स और फाइन 2 ग्रेड में पाई जाती है। इनका कोण 60 डिग्री, गहराई 0.6495 P होती है। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। इसके रूट गोलाई और क्रेस्ट चपटे होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये चूड़ियां 0.25 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक व्यासों में पाई जाती हैं। इन चूड़ियों को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल M अक्षर के साथ चूड़ी का व्यास और पिच लिखते हैं। जैसे M8 गुणा 1.25। तो यहाँ पे 8 क्या है, इसका व्यास है, और ये क्या है, ये पिच होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है M8 गुणा 1.00, तो 8 यहाँ पे व्यास है और 1 यहाँ पे क्या है, पिच होती है। इनका कोण कितना होता है, 60 डिग्री। गहराई कितनी होती है, 0.6134 P होती है। स्क्वायर थ्रेड। ये चूड़ियां बहुत ही मजबूत होती हैं। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग शक्ति संचरण के लिए किया जाता है। जैसे वॉइस के स्पिंडल व स्क्यू जैक पर इस प्रकार की चूड़ियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इनकी गहराई, फ्लैट तथा स्पेस की चौड़ाई 0.5 P होती है। एक्मे थ्रेड। ये चूड़ियां बहुत ही मजबूत होती हैं, जिनका अधिकतर प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। जैसे लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर इनका कोण 29 डिग्री होता है। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है
कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कैसी चूड़ियां कटी होती है, कैसी कटी होती है, एक्मे थ्रेड। कभी कभी यही पूछा जाता है कि एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है, कितना होता है, 29 डिग्री होता है। बटरेस थ्रेड लगभग 7 डिग्री में टेपर कर दी जाती हैं और दूसरी साइड 45 डिग्री के कोण में बनी होती है। ठीक है, हमें ये दोनों चीजें बात ध्यान रखनी है। 7 डिग्री में टेपर करते हैं और दूसरी साइड 45 डिग्री के कोण में बनी होती है। इस प्रकार की चूड़ियां प्राय वहां पर प्रयोग में लाई जाती हैं जहां पर शक्ति को एक ही दिशा में लगाना हो। ठीक है, कहां पर, जहां पर शक्ति को एक ही दिशा में लगाना हो, जैसे क्विक रिलीज वाइस के स्पिंडल पर इस प्रकार की चूड़ियां बनी होती हैं। ठीक है, वर्कशॉप में देखा होगा कि जो हमारी स्पिंडल के रिलीज वाइस के क्विक चेन स्पिंडल होते हैं, वहां पर उन पर इस तरह की चूड़ियां कटी होती हैं। इस प्रकार की चूड़ियों की एक साइड अक्ष के लंबवत होती है। ठीक है, और इनका कोण कितना होता है, 45 डिग्री। तो हमें ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बटरेस थ्रेड का कोण कितना होता है, कितना होता है, 45 डिग्री होता है। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने स्क्रू थ्रेड तथा उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में जाना। स्क्रू थ्रेड बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में जाना। स्क्रू थ्रेड के क्या क्या प्रकार होते हैं तथा उनके उपयोग के बारे में जाना। प्रयुक्त संदर्भ। मशीन्स ऑफ थ्योरी की जो किताब है जिसके लेखक प्रीतम ठाकुर है, कुछ कंटेंट हमने वहां से लिया है। मशीनिस्ट थ्योरी की किताब जिसके लेखक संतोष चौहान है, कुछ मटेरियल हमने वहां से लिया है। और एक वेबसाइट www.google.com से हमने जो भी थ्रेड के एलिमेंट्स का चित्र और तरह तरह के जो इसके थ्रेड के प्रकार के चित्र हैं हमने यहाँ से लिए हैं। आज मैंने आपको स्क्रू थ्रेड के एलिमेंट्स और प्रकार पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।